हेलो बच्चों। चलिए अब आज हम देखते हैं अपना जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में बच्चों आपने जो है रिसेप्टर, इफेक्टर और ये सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया था। मैंने आपको पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में आप देख के जाके दोबारा पढ़ लीजिए इसको, जो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट होगा बच्चों। अब इसमें चलिए आगे पढ़ते हैं। तो हमने सेंस ऑर्गन्स पढ़ लिया था। अब हमको पढ़ना है हमारे जो है नर्वस सिस्टम में के बारे में। नर्वस सिस्टम की जो है यूनिट हम पहले न्यूरॉन के बारे में समझेंगे। ठीक है, न्यूरॉन क्या होता है समझिए। जैसे बच्चों आपने देखा होगा हमारे घर में जो है वायरिंग हुई रहती है। वायरिंग में क्या होता है, कहीं एक स्विच लगी होती है, स्विच में ऑन ऑफ लिखा रहता है, या आप समझते ही हैं ऑन और ऑफ। जैसे ये ऑफ पोजीशन हुआ, ये ऑन पोजीशन हुआ। तो जब हम स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं तो जो है वायर के थ्रू सिग्नल जाता है कहाँ पर, बल्ब तक, और बल्ब क्या हो जाती है, ग्लो कर जाती है। ठीक, जैसे स्विच जो है ऑन ऑफ करने पे वायर के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होता है बल्ब तक, वैसे ही हमारे बॉडी में बच्चों जो है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जो हम कम्युनिकेट कर पाते हैं बॉडी में, सिग्नल एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जो जाता है। जैसे मैंने हाथ से कुछ टच किया तो हाथ से टच करने के बाद जो मैं जो कुछ भी महसूस करूंगा वो जो मैंने ब्रेन से फील किया वो किसके जरिए होगा, न्यूरॉन्स के जरिए, नर्वस सिस्टम के जरिए। जो कुछ भी हम आसपास के इन्वायरमेंट में स्टिमुलस जो है को रिस्पॉन्स देते हैं वो सब किसके जरिए है, न्यूरॉन्स के जरिए। न्यूरॉन ये जो आप देख रहे हैं एक सिंगल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, जिसे हम न्यूरॉन बोलेंगे या सिंपल नर्व बोल सकते हैं, नर्व सेल बोल सकते हैं। ये सिंगल यूनिट है बच्चों। ये क्या करता है, एज अ वायर काम करता है हमारे बॉडी में, बॉडी के एक पार्ट से सिग्नल को दूसरे पार्ट तक भेजता है। अभी इसको हम और डिटेल में समझते हैं। पहले देखिए इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, नर्व सेल कैसे काम करता है। ठीक है, अब नर्व सेल का स्ट्रक्चर में बच्चों आप देखिए। ठीक, अब यहाँ पर आप जो ये पार्ट देख रहे हैं, इसमें जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं बच्चों, इसको बोलते हैं सेल बॉडी या तो साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलेंगे या फिर साइटोन बोलेंगे। इस सेल बॉडी और साइटोन में ही ये जो बीच का डार्क और डेंस हिस्सा आप देख रहे हैं इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूरॉन्स के द्वारा होने वाली सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे हमको पता है कि हर एक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर सेल द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले सारे फंक्शंस को जो है कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसलिए यहाँ पर भी क्या है, न्यूरॉन्स में भी न्यूक्लियस ही कंट्रोल करेगा इसके सारे फंक्शन। तो ये सेल बॉडी यानी साइटोन के अंदर ये जो बीच में आप डार्क हिस्सा देखें, डेंस हिस्सा, इसको क्या बोलेंगे, जो है न्यूक्लियस बोलेंगे। न्यूक्लियस के बाद आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं इसमें होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद जो ये आप एक्सटेंशन देख रहे हैं, हेयर लाइक एक्सटेंशन बच्चों, ये हेयर लाइक एक्सटेंशन क्या है, हमारा जो है न्यूरॉन का ये जो है डेंड्राइट कहलाता है। क्या कहलाता है, डेंड्राइट। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो यहाँ निकला है जो है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट जो है सिग्नल रिसीव करने में मदद करता है हमें। डेंड्राइट के बाद जो आप यहाँ आउटलाइनिंग देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं सोमा। क्या बोलते हैं, सोमा बोलते हैं। फिर यहाँ से एक एक्सटेंशन निकलता है जो एंड तक यहाँ तक जाता है। इस एक्सटेंशन को बच्चों बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ठीक, अब जो ये एक्सटेंशन यहां से निकला बच्चों, इस एक्सटेंशन को क्या बोलेंगे, एक्सॉन बोलेंगे। एक्सॉन तो आपको समझ में आ रहा है कि पूरी सेल बॉडी से एक एक्सटेंशन निकला जो है लंबा सा, इस एक्सटेंशन को जो है हमने एक्सॉन बोला। लेकिन अब एक्सॉन के ऊपर देखिए कवरिंग पाई जा रही है, इस कवरिंग को क्या बोलेंगे, माइलिन शीथ। क्या बोलेंगे, माइलिन शीथ बोलेंगे। अब माइलिन शीथ क्या करता है बच्चों, अब देखिए ध्यान दीजिए कि ये इसमें जब सिग्नल ट्रांसमिट होगा तो इस तरफ से जाएगा, सेल बॉडी से नर्व एंडिंग की तरफ सिग्नल ट्रांसमिट होता है, तो इसी एक्सॉन से होता हुआ सिग्नल जाता है। तो जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया वायर का, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए ये एक वायर है। ठीक, ये एक वायर है, आपने देखा इस वायर में अंदर कॉपर वायर होगा, लेकिन ऊपर से एक इंसुलेटिंग जो है प्लास्टिक चढ़ाया गया है ताकि इस कॉपर वायर को इंसुलेटेड रखा जाए। इसमें जो है क्या है, इंसुलेशन देने के लिए प्लास्टिक की कवरिंग दी गई है ना, ताकि जो इससे जो है करंट फ्लो होगा वो करंट कहीं अगल बगल जो है डिस्चार्ज ना हो या आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो ना। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जो ये न्यूरॉन्स होते हैं बेटा, न्यूरॉन में जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होगी, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ही जो हमारी बॉडी में सिग्नल्स होते हैं, नर्व इंपल्स, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ही ट्रांसमिट होते हैं। तो वो कहीं बीच में जो है लीक ना हो जाए या इधर उधर जो है ट्रांसमिट ना हो, इसके लिए इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। ठीक, अब माइलिन शीथ के बीच में जो ये आप डार्क हिस्सा देख रहे हैं ये क्या है,
सेजुअन सेल बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, सेजुअन सेल। फिर ये लास्ट में आप जो पार्ट देखते हैं ये एक्सॉन का ही एंडिंग पार्ट होता है जिसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग। ये हुआ हमारा जो है न्यूरॉन का नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। अब इसमें एक बार हम दोबारा आपको सारे पार्ट्स दिखा दे रहे हैं बच्चों, ठीक। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा न्यूरॉन का डायग्राम है। इस न्यूरॉन में जो आपको हमने बताया ये पूरा जो बॉडी का जो पार्ट है न्यूरॉन का, इस पार्ट को बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं, या सिंपली आप सेल बॉडी भी बोल सकते हैं। साइटोन बोले या सेल बॉडी बोले एक ही बात है। साइटोन बोले या सेल बॉडी बोले एक ही बात है। फिर इसके बाद सेल बॉडी में ये जो बीच का डेंस हिस्सा आपने देखा था, इस बीच में मौजूद डेंस हिस्से को क्या बोलेंगे, डेंस पार्ट को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। ये पूरे बॉडी को, इसके पार्ट्स को कंट्रोल करता है। पूरा जो हमारा न्यूरॉन सेल है, नर्व सेल है, इस नर्व सेल के सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। और इसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस पार्ट को बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह जो होंगे जो है बाकी फंक्शन के लिए रहेंगे। इसके बाद जो ये आपको एक्सटेंशन दिख रहा है इसे बोलते हैं डेंड्राइट। ये हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़ा होता है, आईज से, स्किन से, जो है नोज से, ईयर से, जो कि क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है। आईज ने क्या सेंस किया, क्या देखा, ये सब जो है सेंस करने का काम किसका है, डेंड्राइट का। डेंड्राइट सिग्नल भेजता है सेल बॉडी में। सेल बॉडी से सिग्नल कहाँ आता है, ये चला जाता है एक्सॉन की तरफ। कहाँ जाता है, एक्सॉन की तरफ। और एक्सॉन से होता हुआ ये पहुंचता है नर्व एंडिंग पर। कहाँ पहुंचता है, नर्व एंडिंग पर। इस नर्व एंडिंग पर दूसरी एक न्यूरॉन जुड़ी रहेगी। ये न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन का सेल बॉडी वाला स्ट्रक्चर कहाँ जुड़ा रहेगा, ये इस न्यूरॉन के नर्व एंडिंग पर, जिससे क्या होगा, सिग्नल इस तरफ से इस तरफ ट्रांसमिट होंगे। अब बच्चों यहां समझिए, हमारे बॉडी में जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक न्यूरॉन्स के जरिए, नर्व सेल्स के जरिए जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है सिग्नल भेजते हैं ब्रेन तक। मान लीजिए मैंने टच किया, उंगली से किसी पार्ट को टच किया, जैसे मैं इस पेन को टच कर रहा हूँ, स्टाइलस को, तो मैं इसको फील कर पा रहा हूँ। तो फील कैसे कर रहा हूँ, जो हमारी स्किन है जिसमें थर्मो रिसेप्टर है, ये टेम्परेचर चेंज को महसूस कर रहा है और उसको नर्व के जरिए, नर्व सेल्स के जरिए कहाँ भेज रहा है, ब्रेन के पास। अब जो नर्व सेल के पास ब्रेन तक सिग्नल गया, ये सिग्नल किस फॉर्म में गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में गया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में गया। तो ये किसके जरिए जाता है, इन्हीं न्यूरॉन्स के जरिए जाता है बच्चों। और इसका डायरेक्शन किधर होता है, सेल बॉडी से नर्व एंडिंग की तरफ जो है क्या जाता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। अब इसका डिफिनीशन अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज नर्व सेल, तो आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, इसको बॉडी पार्ट पूरा बता सकते हैं। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। Neuron is the structural and functional unit of the nervous system. It has a cell body called as cyton containing nucleus and cytoplasm. इसमें nucleus और cytoplasm होगा। It has several branched structure called as dendrites. इसमें जो ये branched structure निकल रहे हैं बच्चों, इन्हीं को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। It has long nerve fiber called as axon. एक लंबा सा नर्व फाइबर निकलता है इसमें से, जिसको क्या बोलेंगे, एक्सॉन बोलेंगे। Which is covered by a protective covering called as myelin sheath. इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ऊपर से ऐसे जो प्रोटेक्टिव कवरिंग आप देख रहे हैं इसे क्या बोलेंगे, माइलिन शीथ बोलेंगे। ठीक, अब क्या हुआ, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज साइनेप्स। अभी इसको आपको हम दिखाते हैं आगे। दो न्यूरॉन, जब यहाँ एक न्यूरॉन और जुड़ेगा, जो जैसे ये डेंड्राइट वाला हिस्सा जो है, इस नर्व एंडिंग पर दूसरे न्यूरॉन का ही डेंड्राइट आकर जुड़ जाता है। ठीक है, ऐसे दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट आके जुड़ता है, अभी आपको हम दिखाएंगे, ज्वाइंट होता है। तो जहां पर इनका जंक्शन होता है, मतलब जहां पर ये जुड़ते हैं बच्चों, उस हिस्से में थोड़ा सा गैप रहता है, उस पार्ट में थोड़ा सा गैप रहता है, उसी गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। मैसेजेस पास थ्रू द नर्व सेल इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। नर्व सेल्स में जो मैसेजेस पास होते हैं बच्चों, वो केमिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में पास होते हैं। ठीक है, अब इनको हम नर्व इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स बोलते हैं। द डेंड्राइट रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड स्टार्ट्स अ केमिकल रिएक्शन व्हिच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल इंपल्स व्हिच पासेस थ्रू द
एक्सॉन। डेंड्राइट जो होता है बच्चों, यही डेंड्राइट क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है, फिर यहाँ केमिकल रिएक्शन होता है, इस केमिकल रिएक्शन को यहाँ सेल बॉडी में बदल दिया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। उसके बाद इसको एक जो है नर्व से दूसरे नर्व तक ट्रांसमिट किया जाता है, यानी ट्रांसफर किया जाता है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। आइए इसको देखते हैं कैसे दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं, यानी जॉइंट कैसे होते हैं। यहाँ देखिए ये क्या था, ये दो न्यूरॉन्स आप देख रहे हैं, ऐसे मल्टीपल न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट रहते हैं। एक सिंगल न्यूरॉन की साइज मिलीमीटर माइक्रोमीटर से लेके मीटर तक जाती है। बॉडी की सबसे जो है लॉन्गेस्ट जो है सेल अभी तक जो बात हुई है वो नर्व सेल है। नर्व सेल जो अभी तक सबसे लॉन्गेस्ट पाई गई है, लगभग 1 से 1.5 मीटर तक लंबी पाई गई है, 1 to 1.5 मीटर, 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक की नर्व सेल अभी हमारे बॉडी में पाई गई है। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो इतनी छोटी होती है कि माइक्रोस्कोप में ही दिखेगी। लॉन्गेस्ट की बात करें तो 1 से 1.5 मीटर के बीच में जो है नर्व सेल पाई गई हमारे बॉडी में, कुछ ही नर्व सेल है, सारी नहीं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ दो न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं, अब इन दो न्यूरॉन्स के बीच में देखिए पहले न्यूरॉन का ये डेंड्राइट है, ये पहले न्यूरॉन का डेंड्राइट क्या करेगा, सिग्नल रिसीव करेगा, उसको सिग्नल रिसीव करेगा, कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे यहाँ डेंड्राइट में, केमिकल रिएक्शंस के जरिए उस सिग्नल को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स में जनरेट करेगा यहाँ न्यूक्लियस के पास, उसके बाद इसको एक्सॉन के जरिए ट्रांसमिट कर देगा दूसरे जो है न्यूरॉन के पास। अब देखिए यहाँ पर इस नर्व एंडिंग के साथ इनका डेंड्राइट या सेल बॉडी जुड़ा हुआ है ना। आप यहाँ देख रहे हैं एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट से आकर जुड़ गई है, एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से आकर जुड़ गई है। तो जहां पर ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, यानी जहां पर इन दोनों का जंक्शन हो रहा है वहां पर थोड़ा सा गैप होता है बच्चों, उसी गैप को क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनैप्स। यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज साइनैप्स तो आप बताएंगे साइनैप्स इज द गैप प्रेजेंट बिटवीन द जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन। ठीक है, दो न्यूरॉन के जंक्शन के बीच में जो गैप होता है, यानी छोटा मोटा थोड़ा बहुत गैप होगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, उस गैप को ही बोलेंगे साइनैप्स। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे आपको हम साइनैप्स भी ठीक से समझा देते हैं। जैसे भी यहाँ पे देखिए दो न्यूरॉन्स आपस में ज्वाइंट हुए हैं, ये पहले न्यूरॉन का जो है एक्सॉन वाला पार्ट है। ठीक है, पहले न्यूरॉन का जो है ये एक्सॉन वाला पार्ट है, ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पार्ट है। इसका मान लीजिए डेंड्राइट यहाँ कहीं रहा होगा, डेंड्राइट से सिग्नल कहाँ तक आया, नर्व एंडिंग यानी एक्सॉन से होता हुआ नर्व एंडिंग तक जो है सिग्नल आया। अब ये सिग्नल जो है क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में आया था, यहां पर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या किया जाएगा, फिर से केमिकल सिग्नल में बदला जाएगा। किसमें बदला जाएगा, केमिकल सिग्नल में बदला जाएगा, और फिर इसको डेंड्राइट को दिया जाएगा। ये केमिकल सिग्नल डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट रिसीव करेगा और उसको आगे फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल के ट्रांसमिट करेगा नर्व एंडिंग तक। ऐसा चलता रहता है। तो यहां पर देखिए एक नर्व एंडिंग जो है दूसरे सेल की जो है डेंड्राइट से जुड़ रही है, तो बीच में जो ये गैप पाया जा रहा है बच्चों, ये इतना दूर में आप जो गैप देख रहे हैं, इस गैप को ही साइनैप्स कहते हैं। मतलब द गैप प्रेजेंट बिटवीन द जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन, या सिंपली दो न्यूरॉन के बीच में पाए जाने वाले गैप को, जहां जो दो न्यूरॉन आपस में जुड़ती हैं उनके बीच में जो द गैप होता है बेटा, उस गैप को साइनैप्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। दो न्यूरॉन्स के बीच में, जहां दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं उनके बीच में जो गैप पाया जाता है उस गैप को ही साइनैप्स बोलते हैं। ठीक, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। तो हम एक बार आपको दोबारा दिखा देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन का सबसे छोटा यूनिट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात की जाए तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमको क्या मिला बच्चों, हमको मिला नर्व सेल। जैसे हमने सेल पढ़ा था, सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी सबसे छोटे यूनिट जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है। वैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट क्या है, नर्व सेल है, जिससे पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। इस नर्व सेल का काम क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो हम कुछ सेंस कर पा रहे हैं, आंखों से देख पा रहे हैं, कान से सुन पा रहे हैं, मुंह से जो है बोल पा रहे हैं, मुंह सेंस ऑर्गन नहीं आएगा, स्किन से हम जो फील कर पा रहे हैं, ये सारे जो है सेंस को, यानी सारे रिसेप्टर्स जुड़े के पास क्या होता है, नर्व सेल्स जुड़े होते हैं। ये नर्व सेल्स उन रिसेप्टर्स द्वारा रिसीव करते हैं सिग्नल्स को इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स रिएक्शन। तो इन केमिकल रिएक्शन को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बदलते हैं, उसके बाद जो है इसको भेजते हैं नर्व एंडिंग तक। ये नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन्स जुड़ी होती है, दूसरा न्यूरॉन तीसरे से, ऐसा मल्टीपल न्यूरॉन्स कनेक्टेड रहते हैं आपस में, और ये बिहेव करते हैं एज अ वायर हमारी बॉडी में, जो बॉडी के एक पार्ट से सिग्नल को दूसरे पार्ट में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर बात समझिए, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या होगा कि सिग्नल एक जो है एंड से दूसरे एंड तक जाएगा, लेकिन वापस सिग्नल उधर से बैक नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इधर से जैसे कि बता रहे हैं हम आपको, सिग्नल क्या होगा, नर्व सेल बॉडी से ट्रांसमिट होगा नर्व एंडिंग की ओर, लेकिन नर्व एंडिंग से सिग्नल वापस इधर नहीं आएगा। मतलब कि हमारे जैसे हमने बॉडी, मान लीजिए हमारा हाथ है, हाथ से मैंने किसी गर्म बर्तन को टच किया, तो उसका हॉट यूटेंसिल को मैंने किसी टच किया, तो उसका जो हॉटनेस है उसको जो मैंने फील किया, वो एक नर्व के जरिए कहा जाएगा ब्रेन तक, और ब्रेन से वापस जो सिग्नल यहाँ मान लीजिए हाथों तक आएगा, जो है वो दोबारा उस सेम नर्व से वापस नहीं आएगा। उसके लिए अलग दूसरी नर्व होगी, दूसरी न्यूरॉन होंगी, जिसके जरिए सिग्नल ट्रांसमिट होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने देखा है कि जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में हमेशा दो वायर रहते हैं ना, तो दो वायर क्या करते हैं, दोनों मिलकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं हमारे घर में। तो वैसे ही हमारे बॉडी में समझिए, हमारे बॉडी में क्या होता है बच्चों, मान लीजिए जैसे मैं, मान लीजिए ये एक जो है मैं लेता हूं मार्कर और जो है, ठीक, तो ये मार्कर देखिए, मैंने मान लीजिए इस मार्कर को टच किया, तो टच किया तो मैंने इसको फील किया, या ठंडा या गर्म जो भी होगा, मैंने टच किया, मान लीजिए गर्म है मार्कर, ठीक, तो मैंने टच किया, तो यहाँ हमारे जो स्किन है इसमें थर्मो रिसेप्टर होते हैं जो कि सेंस करते हैं कि मैंने किसी चीज को टच किया। तो सेंस करने के बाद ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगे और भेजेंगे कहाँ पर, जो है हमारे ब्रेन के पास, कि हमने किसी चीज को टच किया है। अब ब्रेन डिसाइड करेगा कि जिस चीज को हमने टच किया वो क्या है, उसको हम आंखों से देखेंगे, वो तो बात अलग है, तो ब्रेन डिसाइड करेगा कि हम इसको रखेंगे हाथ में या इसको छोड़ दें। ठीक, तो मान लीजिए मुझको इसको जो है वापस अपनी जगह पर रख देना है, अपने साथ कैरी नहीं करना है, तो ये चीज हमारे ब्रेन ने डिसाइड किया और तुरंत दूसरे न्यूरॉन के जरिए सिग्नल भेजा हमारे इफेक्टर के पास, जो है कि इसको आप रख दीजिए, आपको इसको कैरी नहीं करना है। तो सेम न्यूरॉन के जरिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट नहीं ट्रांसमिट नहीं होता, एक न्यूरॉन केवल सिग्नल ले जाएगा और जो कमांड होगा वो दूसरा न्यूरॉन लेके आएगा। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, उस दिन हमने आपको बताया था, सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, ब्रेन प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट मिलता है। तो इनपुट के लिए बच्चों जो है अलग न्यूरॉन है, प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट का कमांड आता है उसके लिए अलग न्यूरॉन है। अभी आगे इसको हम समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में। ठीक, जैसे अभी देखिए हमने बताया आपको जो है न्यूरॉन्स कई प्रकार की होती हैं। ठीक, सभी न्यूरॉन्स का अलग अलग फंक्शन होता है, इस प्रकार से न्यूरॉन अलग अलग होंगे, जो अभी तक आपको हम ओरली बता रहे थे। अब यहाँ देखिए रिटन फॉर्म में, तो जैसे न्यूरॉन मेनली तीन प्रकार की होंगी, एक होगा सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होगा मोटर न्यूरॉन और तीसरा होगा रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ होते हैं, ये सेंस ऑर्गन्स में जुड़े होते हैं। कहाँ होते हैं, ये सेंस ऑर्गन्स में जुड़े होते हैं बच्चों। सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स में जुड़े होते हैं। जैसे देखिए ये स्टिमुलस को हमने किसके जरिए देखा था, आंखों के जरिए देखा था। आंख यहाँ पर क्या था, रिसेप्टर था, आंख यहाँ पर क्या था, रिसेप्टर। तो रिसेप्टर ने जो कुछ देखा ये ब्रेन को बताएगा, तो ब्रेन को बताने के लिए ये सेंसरी न्यूरॉन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन का। तो यानी सेंसरी न्यूरॉन किससे जुड़े होते हैं, सेंस ऑर्गन से। ये खाली सिग्नल ले जाकर ब्रेन तक देते हैं कि हमने क्या देखा, क्या सुना या क्या टच किया। ठीक, अब ब्रेन जो कमांड देगा, जैसे इस बर्तन को यानी इस यूटेंसिल को यानी ग्लास को उठाना था, ग्लास यहाँ पर क्या था, स्टिमुलस था। इस ग्लास को उठाने के लिए हमको हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले हमने आंख से देखा ग्लास कहाँ है, तो जो हमने देखा वो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए सिग्नल गया कहाँ तक, ब्रेन तक। हमने ब्रेन को देखकर बताया कि ग्लास कहाँ पर रखा हुआ है। अब ब्रेन ने जो देखा उसको प्रोसेस किया कि इसको उठाने के लिए हमको हाथ का इस्तेमाल करना, हाथ को ऐसे ले जाना है, ऐसे ग्लास पकड़ना, ऐसे उठा लेना है। ठीक है, तो इसके लिए जो ब्रेन ने कमांड दिया हमारे इफेक्टर्स को यानी इन मसल्स को, ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हाथ बेंड होता है, मसल्स जब एक्सपैंड करती हैं तो ये हाथ सीधा हो जाता है। वैसे उंगलियों में है, ये उंगलियों में जो आप निशान देख रहे हैं, ये यहाँ पे बेंड हो, इस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उंगली मुड़ेगी, एक्सपेंड होगा तो उंगली सीधी हो जाएगी। कभी आपने महसूस कीजिएगा, जैसे आपने जेसीबी वगैरह में देखा है, उसके आर्म पर बड़े बड़े सिलेंडर्स लगे होते हैं, वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो आर्म उसका मुड़ता है, जब वो एक्सपेंड होते हैं तो आर्म उसका खुलता है। वैसे हमारी बॉडी में होता है। तो ये एक्सपेंशन और जो है कॉन्ट्रैक्शन कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन, जिसके जरिए हम कोई फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक, तो अब सेंसरी न्यूरॉन ने ब्रेन को बताया, जो कि आंखों ने क्या देखा, ये सेंसरी न्यूरॉन के जरिए हमने ब्रेन को बताया।
ब्रेन ने डिसाइड किया कि हमारे हाथ को कमांड देना है इस यूटेंसिल को उठाने के लिए, ग्लास को उठाने के लिए। तो ब्रेन क्या किया, मोटर न्यूरॉन के जरिए कमांड दिया हमारे इफेक्टर को। ये देखिए यहाँ इफेक्टर है, यानी हमारे मसल सेल्स बाइसेप्स, जिसके जरिए हम काम करेंगे, किसी चीज को उठाएंगे। जैसे मार्कर हम उठा रहे हैं ना, तो मसल्स के जरिए तो उठा रहे हैं, तो ये कमांड किसके जरिए जाएगा, मोटर न्यूरॉन के जरिए। सेम न्यूरॉन के जरिए नहीं जाएगा, अलग न्यूरॉन होगा। तो मोटर न्यूरॉन, यहां से देखिए मोटर न्यूरॉन के जरिए कमांड दिया जाता है इफेक्टर को। सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक जुड़ी होती हैं, और मोटर न्यूरॉन ब्रेन से कहां जुड़े होते हैं, इफेक्टर तक। ठीक है, अब बीच में ये आता है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या करते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जॉइंट रहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन से लाए गए सिग्नल को पहले ब्रेन जो है प्रोसेस करता है, उसके बाद सेम सिग्नल मोटर न्यूरॉन को दे देता है कि आप जो है इसको इस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो ये रिले न्यूरॉन एज अ जंक्शन या एज अ कनेक्शन वायर, कनेक्शन की तरह काम करता है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में। बाकी मेन हिस्सा कौन है, सेंसरी न्यूरॉन, जो कि सेंस ऑर्गन से सिग्नल लाकर किसको देता है, ब्रेन को। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, ब्रेन से कमांड को इफेक्टर तक लेकर जाता है। तो न्यूरॉन कितने हुए, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन, 3 हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। देखो इसका डिफिनीशन एक बार, ठीक, अब इतना देख लीजिए एक बार। जैसे तो सेंसरी न्यूरॉन देखिए बच्चों, सेंसरी न्यूरॉन आर नर्व विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स यानी सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये सेंस ऑर्गन से जो है इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं ब्रेन से, ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, कहां तक जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। मतलब ये सेंसरी न्यूरॉन से नर्व इंपल्स को कैरी करते हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन कहां से, रिसेप्टर से यानी सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। मतलब सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से जो है इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये पीछे वाला हमारे रीढ़ की हड्डी में होता है, वहां तक। ठीक, जो है अभी आगे हम समझाएंगे इस बारे में। और मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, ब्रेन द्वारा या स्पाइनल कॉर्ड द्वारा दिए गए कमांड को कैरी करेंगे। मोटर न्यूरॉन्स आर नर्व विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर यानी मसल्स एंड ग्लैंड्स तक ले जाएंगे। ठीक, सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से ब्रेन तक जुड़ते हैं, रिसेप्टर की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक देते हैं। मोटर न्यूरॉन कहां जुड़े होते हैं, ब्रेन से इफेक्टर तक। ब्रेन जो कमांड देगा इफेक्टर को परफॉर्म करने के लिए, वो ब्रेन से इफेक्टर तक मोटर न्यूरॉन जो है मैसेज लेकर आते हैं। फिर रिले न्यूरॉन देखिए, रिले न्यूरॉन क्या करेगा, रिले न्यूरॉन आकर इन द सीएनएस यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच पाया जाता है। सीएनएस का फुल फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है, पूरी बॉडी में नहीं होगा। ये ब्रेन के अंदर होते हैं, जो ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो है जुड़े रहते हैं और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन स्थापित करते हैं। ठीक है, वेयर दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन अदर न्यूरॉन, ये बाकी न्यूरॉन के बीच में एज अ लिंक काम करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी बच्चों। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पे आता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। ह्यूमन नर्वस सिस्टम मेनली जो है, देखिए पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम देखिए। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है क्या है बेटा, देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा बच्चों, हमारा ब्रेन आएगा और साथ में स्पाइनल कॉर्ड आएगा, जो हमारे पीछे बैकबोन के अंदर होता है। बाद में बाकी देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें क्या होगा, मतलब मेन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, बाकी अदर जितनी भी जो है नर्व्स हैं वो सब आएंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको भी आगे हम डायग्राम में आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अब यहाँ पर रुक जाइए, हम बताते हैं आपको। ये देखिए ये, ठीक, अब ये पूरी बॉडी, इसमें पूरा नर्वस सिस्टम हमारा है। तो जैसे ये ब्रेन आप देख रहे हैं, ठीक है, ब्रेन के साथ ये हमारा ब्रेन देखिए, ब्रेन और ये ब्रेन से निकलने वाला ये स्पाइनल कॉर्ड बेटा पूरा ये आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। किसमें आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा पूरा ब्रेन, और ब्रेन से निकलने वाला ये स्पाइनल कॉर्ड पूरा किसमें आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा। इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी मुख्य नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बाकी सब इसी से जुड़े रहते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा बेटा, ये पूरा देखिए
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व आएंगी, ऑटोनॉमिक नर्व या कह सकते हैं, या सीधे सीधी बात क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, दो जो है सिस्टम इसमें आएंगे, किसमें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आएंगी। क्रेनियल नर्व क्या होती है बेटा, ये ब्रेन से निकलती हैं और ये केवल हमारे ये स्कल में ही रह जाती हैं, मतलब ब्रेन से जुड़े रहते हैं डायरेक्ट, और केवल हमारे आईज, नोज, इन सबसे जुड़े रहते हैं, ये डायरेक्टली ब्रेन से लिंक रहते हैं। तो क्रेनियल नर्व जो होते हैं बेटा, ये पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो कि ब्रेन से डायरेक्ट निकलते हैं और हमारे आईज में, नोज में, ईयर्स में, इन सब में जुड़े रहते हैं, इनका कमांड डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंचा देते हैं, ये क्रेनियल नर्व होते हैं। फिर आता है बात स्पाइनल नर्व की। तो स्पाइनल नर्व क्या होते हैं, इन्हीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसी स्पाइनल कॉर्ड में से निकले रहते हैं बाकी जो नर्व्स निकले रहते हैं। ये बाकी नर्व जो आप देखते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले रहते हैं, इन्हीं को बोलते हैं बेटा स्पाइनल नर्व। क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व बोलते हैं। तो क्रेनियल नर्व बेटा ब्रेन से निकले रहते हैं, केवल जो है स्कल वाले पार्ट में ही रह जाते हैं, यानी केवल फेशियल रीजन में ही रहते हैं, और बाकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली बाकी सारी न्यूरॉन्स क्या कहलाती हैं, स्पाइनल नर्व कहलाती हैं। इन सबका अलग अलग फंक्शन है। ब्रेन के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रेन किस तरीके से काम करता है। अभी देखते हैं कि ये क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व किस तरीके से हमको जो है बॉडी फंक्शन करने में मदद करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है आप जो यहाँ देख रहे हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कुछ काम जैसे हमारी बॉडी में देखिए ऐसा होता है जो हम बिना सोचे विचारे करते हैं, बिना सोचे समझे हम जो है परफॉर्म कर देते हैं एक्टिविटी। जैसे मान लीजिए कि आप चल रहे हैं, अचानक से कोई जो है बगल से डरा दिया हो, कर देता है ना, जैसे कोई दीवार के पीछे छुपे हैं तो आप ऐसे चौंक जाते हैं। असल में आप डरते नहीं हैं, आप एकाएक अपने बॉडी को एक्टिवेट कर लेते हैं। जो आप एकदम ढीले ढाले आराम से चलते चले जा रहे होते हैं एकदम निश्चिंत, तो आप अचानक से चैतन्य हो जाते हैं, अपनी बॉडी को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो क्या ये सोच विचार करते हैं, नहीं, ऑटोमेटिकली करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्सेस रहते हैं वो सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जैसे भी आपको कोई अचानक से जो है वीडियो रहता है, देखिए उसमें से अचानक से कोई चीज आती है आपके ऊपर, जैसे आपने देखा होगा बेसबॉल वाला, जिसमें वो ऐसे क्रिकेट खेल रहा था और बेसबॉल बॉल मारता तो वो जो है आपके मोबाइल से पूरा दिखता हुआ आता है आपको एकदम सामने, आपकी आंखें ऐसे बंद हो जाती है, आप चौंक जाते हैं ना। तो आप क्या सोच के, जैसे वैसे ही देखिए कोई आपको क्लास में है अचानक से मारने की एक्टिंग करे तो आप आंख बंद कर लेते हैं ना, या कोई मारने चले तब भी आप आंख बंद कर लेते हैं। तो क्या आप वहां सोचते हैं कि वो आ रहा है मारने, मैं अपने आप को, आंखों को प्रोटेक्ट करूं, बंद कर लूं? नहीं, सोचते नहीं, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स देते हैं। तो कुछ रिस्पॉन्सेस हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली होते हैं, तो वो सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अभी इसको हम आपको और डिटेल में बढ़िया बताते हैं। तो देखिए आगे, अब देखिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मैंने बताया आपको। ब्रेन तो आप जान रहे हैं हमारे स्कल में पाया जाता है, ये ब्रेन है, ठीक। ब्रेन से यहाँ एक जो है टेल जैसा, पूंछ जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, हमारे बैकबोन के अंदर रहता है। बैकबोन नहीं है ये, बैकबोन तो ये ऊपर से, ये बैकबोन है, ये बैकबोन ऊपर से, वर्टिब्रल कॉलम, ये गोल गोल जो है कॉलम्स बने रहते हैं बैकबोन में। इन कॉलम के बीच में ये हड्डी रहती है बैकबोन में, इन हड्डियों के बीच में जो है ये पेयर ऑफ नर्व्स गई रहती है, मतलब ये पूरा बंच ऑफ नर्व रहता है, ढेर सारी नर्व्स इकट्ठे इसमें से गई रहती हैं, ब्रेन से निकलती हैं, पूरा पीछे यहाँ नीचे तक गई रहती हैं। इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड इसको बोलते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड समझ में आ रहा है आपको। अब देखते हैं ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा, इसके और क्या क्या फंक्शन है। देखिए, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, देखिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये इतना है, ठीक है। ये आ गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और ये जो पूरा इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम छोड़ दें, बाकी जितने न्यूरॉन्स हैं सब किस में आते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस में सिस्टम में क्रेनियल नर्व और जो है हमारा स्पाइनल नर्व आते हैं, दो आते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है बेटा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होगा? ब्रेन होगा और स्पाइनल कॉर्ड होगा। ब्रेन कैसे फंक्शन करता है ये पूरा अभी हम आगे समझेंगे, और इसका एक अलग से भी वीडियो मैं आपको बनाऊंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। और फिर आता है ये, इतना इसको अलग देखते हैं, ठीक है। अभी हम केवल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम समझते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेनली देखिए दो पार्ट है। एक है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक है हमारा यहाँ पर जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम दोनों में अंतर क्या है बेटा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद इंटरनल ऑर्गन एंड ग्लैंड्स। ये भी दो प्रकार के हो गए, एक हो गया सिंपैथेटिक और एक हो गया पैरासिम्पैथेटिक ना।
अब देखिए पहले इसको समझते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चों, ये हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन से जुड़े होते हैं, इंटरनल ग्लैंड से जुड़े होते हैं, जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। विल पावर का मतलब ऐसे फंक्शंस जो हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपने विल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री, INVOL, इनवॉलेंट्री, INVOLUNTARY, इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक क्रिया, हिंदी में इसको अनैच्छिक क्रिया बोलेंगे, यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस। ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको हम अपने विल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर कहूं आप अपनी पलकों का झपकना बंद कर लीजिए, तो आप हो सकता है कुछ देर तक बंद कर लें, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बंद कर पाएंगे। ठीक है, आईलिड्स को आप एकदम ओपन रखिए, ऐसा अगर आपको बोल दें तो ज्यादा देर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके विल पावर कंट्रोल में ये नहीं है। हम आपसे बोले अपनी सांस रोक लीजिए, आपको सांस नहीं लेना है, कितनी देर रोकोगे? ज्यादा ज्यादा 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा 3 मिनट, 5 मिनट, इससे ज्यादा आप सांस नहीं रोक सकते हैं। आपको ऑटोमेटिकली आपसे फिर सांस लेने लगेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। तो आप क्या अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार जो है अपनी सांस को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। दिल की धड़कन यानी आपका जो हार्ट बीट होता है, हृदय आपका जो बीट करता है, इसको भी आप नहीं रोक सकते हैं ना। तो ये सब कुछ ऐसे फंक्शन जो आप नहीं कर सकते। आप सांस ले रहे हैं, सांस नहीं रोक सकते, हार्ट बीट नहीं रोक सकते, ब्लड पंप हो रहा है पूरी बॉडी में, उसको आप नहीं रोक सकते हैं, आंखों का झपकना जो है, पलकों का झपकना भी नहीं रोक सकते हैं। तो कुछ बॉडी में ऐसे फंक्शंस भी हैं जो हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। ऐसे एक्शंस जो हम अपने विल पावर के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। सारे इनवॉलेंट्री एक्शन ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। किसके द्वारा कंट्रोल होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम समझ में आ गया। अब इसके दो पार्ट है बेटा, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का काम समझिए। सिंपैथेटिक डिवीजन क्या करता है? अराउजिंग का काम करता है। अराउजिंग का मतलब आपको उत्साहित करता है, उत्तेजित करता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बोलूं, मान लीजिए आज आपने कोई एक डरावनी मूवी देखी, एक हॉरर मूवी देखी। अब जब तक आप मूवी देख रहे थे तब तक तो आपको पता ही है एज अ पार्ट ऑफ मूवी है, केवल मूवी है, इसमें हमको डरना नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप रात में लेटे आप सोने के लिए अकेले कमरे में, तो बच्चों ये सबको बचपन में महसूस होता है, हमको भी महसूस होता था, आपको भी हो सकता है होता हो, कि जैसे आपका पैर अगर हल्का भी जो है आपके बेड के बाहर निकला है, तो आपको लगता है, हमको लगता था भाई, आपको लगता है कि नहीं लगता? लगता था जैसे कोई नीचे से भी हाथ आएगा और हमको ऐसे खींच लेगा नीचे की तरफ, और जो है बहुत डर लगता है। अचानक से आप सो रहे थे, आपको जो है हॉरर मूवी याद आ गई, आप डरने लगे, आपको घबराहट होने लगी, पसीना पसीना आप हो गए एकदम, आप डर रहे हैं, खूब डर रहे हैं। तो आप कब तक डरेंगे? तब तक जब तक आप लाइट नहीं ऑन कर लेते। जैसे ही आप लाइट ऑन करेंगे तब तक आपको रियलाइज होगा, हाँ अरे वो मूवी थी, ये रियल लाइफ है, शांत हो जाओ। तो जो आप अराउज हुए, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, पसीना आने लगा, जो है सांस, हार्ट बीट बढ़ गई, इसके साथ साथ ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, घबराहट होने लगी, ये सब किसकी वजह से हुआ? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको अराउज करता है किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए। जैसे आपको फियर हुआ, डर लगा, तो आप अराउज हो गए, आप एकदम एक्टिवेट पोजीशन में आ गए, हार्ट बीट तेज हो गई, ब्रीदिंग रेट तेज हो गई, आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ गई ना। तो ये अराउजिंग का काम कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन किए तुरंत आपका डर खत्म हो गया। तो वहां पर कौन काम किया? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसने काम किया? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसने कहा काम डाउन बेटा, बस वो मूवी थी, आप शांत हो जाओ। ठीक, तो अब आप जैसे अपने आप को कंट्रोल में वापस लाए, तो कंट्रोल में आपको कौन लाता है वापस से? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको आप कह सकते हैं इनका काम डाउन करने का, कामिंग का जो है, जैसे कुछ लोग उसको काल्म पढ़ते हैं, बाकी कामिंग जो है मतलब शांत हो जाइए। आपको शांत कराने का काम किसका है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अराउज करने का काम किसका है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया कंप्लीट। इसके बाद आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक समझ गए, जितने भी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस हैं हमारे बॉडी में, सब कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, हार्ट बीट हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, ठीक है, ब्रीदिंग रेट हुआ, ठीक है, जितने भी ऐसे एक्शंस हैं, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन हैं जो कि हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं है, जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो सब क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है उनको। और ये दो प्रकार के हुए, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक काम है अराउज करना, किसी एक स्टिमुलस के लिए हमको एक्टिवेट करता है, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? काम डाउन, शांत करता है। ठीक है, जैसे आपको हॉरर मूवी का मैंने एग्जांपल दिया,
फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, यानी ये वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री एक्शंस को, ठीक है, VOLUNTARY, वॉलेंट्री एक्शंस। तो वॉलेंट्री एक्शंस मतलब ऐच्छिक क्रिया। कैसी क्रियाएं? ऐच्छिक क्रियाएं हिंदी में बोलते हैं, यानी ऐसे एक्शंस जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में है। चलना, फिरना, बोलना, उठना, बैठना, ठीक है ना, डांस करना, सारे ऐसे एक्शंस जो हम अपने विल पावर के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब कहलाते हैं वॉलेंट्री एक्शन। और ये सारे वॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? सेंसरी जो है नर्वस सिस्टम और मोटर नर्वस सिस्टम। सेंसरी मतलब जो है जो हम सेंस कर रहे हैं, मोटर मतलब जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जैसे मैंने पिछले सेशन में आपको बताया कि कोई मुझे चुटकी काटा तो ऐसे हो गया, या हो सकता है ज्यादा गहरी में उतरता है, चुटकी काटा, चट से एक तमाचा आपने मार दिया उसको, तो हुआ क्या? उसने चुटकी काटा, सेंस ऑर्गन ने आपको ब्रेन को बता दिया कि हमको चुटकी काटा, तो आपने तुरंत ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन के जरिए जो है सिग्नल भेजा, मारो एक झापड़ इसको, ठीक है। तो आपने पट से एक झापड़ मार दिया। तो ये आपके विल पावर के कंट्रोल में है ना। तो जो चीजें विल पावर के कंट्रोल में है वो कौन कंट्रोल करेगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि इसमें सेंसरी मोटर का जो है आपका एक्शन, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का एक्शन आपके विल पावर के कंट्रोल में होता है। इसका नहीं होता। इसमें आपके सारे ग्लैंड्स, अब क्या आप सोच विचार के जो है सिक्रीशन करते हैं हार्मोन्स का? नहीं। आपको जो है गुस्सा आया, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ, गुस्सा आया, आपने मार दिया, ठीक है। तो आप डिसाइड थोड़ी करते हैं कब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, कब नहीं होगा, ठीक। ये जो है सारे जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं बॉडी में, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सब कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन, इसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। तो जितने इनवॉलेंट्री एक्शन है सब कौन कंट्रोल करेगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जितने वॉलेंट्री एक्शन है, यानी जितना हमारे विल पावर के कंट्रोल में, उसको कौन कंट्रोल करेगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी इसको हम वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमको पढ़ना है ब्रेन के बारे में, ठीक है, कि हमारा ब्रेन किस प्रकार से फंक्शन करता है, ठीक। अब ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करता है ये समझना है। तो ब्रेन क्या है? देखिए भैया, ठीक है। अब ब्रेन क्या है? ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। क्या करता है? पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है कि हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे बोलेंगे ना, कैसे चलेंगे, ये सारा फंक्शन हमारा जो है ब्रेन कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ मतलब सारे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? ब्रेन के द्वारा। जो कुछ हम सोच विचार के कंट्रोल कर रहे हैं अपने विल पावर से, वो वॉलेंट्री हो गया। जो बिना सोचे विचारे अपने ऐच्छिक क्रिया यानी बिना अपने विल पावर के चल रहा है बॉडी में, वो सब जो है इनवॉलेंट्री एक्शन। तो सारे एक्शंस हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो देखिए, द ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी। अब बेटा यहाँ बात आ गई कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है? पिछले वीडियो में बताया आपको ना कि सारे ऑर्गन्स का मिलजुल कर काम करना, ताकि ये किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सकें। Working together of various organs of the body to perform a specific task in response to stimulus is called as coordination, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग पार्ट, मेन कोऑर्डिनेटिंग पार्ट हमको किसको बोलते हैं? ब्रेन को। क्या बोलते हैं? ब्रेन को मेन कोऑर्डिनेटिंग पार्ट ऑफ जो है बॉडी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो ब्रेन के जरिए ही हो रहा है। ब्रेन अगर ठीक से काम ना करे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना। तो देखिए, तो ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम। इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड एज मेनिंजेस, filled with the fluid called as cerebrospinal fluid, which protect the brain from shock. The brain has the 3 main part. They are forebrain, midbrain and hindbrain. अब देखिए यहां समझिए, जो ब्रेन है भैया ये प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? ये स्कल का हिस्सा है। जो स्कल या खोपड़ी है हमारी, ये हमारे ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। खोपड़ी समझते हैं आप? स्कल पूरा हड्डी का बना हुआ है, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो जो स्कल, जो हड्डी का हिस्सा खोपड़ी का, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, उसको बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। इसके बाद 3 लेयर में मेनिंजेस पाया जाता है। लेयर पाया जाता है, 3 मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। मेनिंजेस 3 लेयर में मेनिंजेस पाए जाते हैं। इन तीनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये भी जो है ब्रेन तो आप समझ ही रहे हैं।
तो ये देखिए ये रहा हमारे ब्रेन का पार्ट। तो ब्रेन क्या है बच्चों, सबसे ऊपर तो क्या है कि ये जो है ऊपर जो सबसे ऊपर कवरिंग है स्कल की, इसको स्कल को क्या बोलते हैं, क्रेनियम। क्या बोलते हैं, क्रेनियम। उसके बाद इसके अंदर 3 लेयर जो है होती हैं, 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, 1 2 और ये 3 लेयर हो गए प्रोटेक्टिव लेयर। इन तीनों लेयर को क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। तीनों मेनिंजेस का नाम भी है, ड्यूरा मैटर, एकोनाइड मैटर और पिया मैटर। ठीक है, ये तीनों लेयर क्या करती हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। इन्हीं तीनों की वजह से हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है किसी भी प्रकार के शॉक और इंजरी के खिलाफ ना। कोई भी शॉक और इंजरी आती है, हमारे ब्रेन में चोट लगता है, तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, मेनिंजेस। अगर ये मेनिंजेस ना हो तो डायरेक्ट जो शॉक होगा और इंजरीज होंगी डायरेक्ट ब्रेन पर लगेंगे, तो तुरंत ब्रेन हमारा खराब हो जाएगा, हमारा फंक्शनिंग पूरे बॉडी का गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये 3 लेयर है, ये तीनों लेयर क्या करती हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। और इन तीनों लेयर के बीच में बेटा एक फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यहां पर आपको बताया ना, इन तीनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड को बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द शॉक एंड इंजरी। ये ब्रेन को किसी भी प्रकार के शॉक और इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, चोट वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 और 3, मतलब जो है 3 पार्ट में ब्रेन को डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है ब्रेन का, जो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब ये पार्ट्स भी देख लीजिए, ये रहा। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपकी बुक में है बेटा। तो ये ब्रेन देखिए, जब जैसा अब देखो यहाँ पे देखो, ये सबसे ऊपर जो मस्क जो है ये लेयर है, ये जो है स्कल की लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलेंगे। ठीक है, क्रेनियम यानी स्कल, सेरेब्रम पे मैंने मार्क कर दिया, क्रेनियम। क्रेनियम क्या है, स्कल। ठीक है, ये हड्डी का पूरा होता है। इसके बाद इसमें 3 लेयर में क्या पाया जाएगा बच्चों, मेनिंजेस पाया जाएगा। 3 लेयर जो है प्रोटेक्टिव लेयर, 3 लेयर में एक प्रोटेक्टिव लेयर पाया जाएगा, जिसको मैंने आपको पिछले में दिखाया, मेनिंजेस। मेनिंजेस के बाद अब आता है क्या है, हमारा ब्रेन। तो ब्रेन में ये वाला हिस्सा देखिए जो है क्या है, ये हमारा मिड ब्रेन हो गया। ठीक है, इसके बाद ये जो आगे फ्रंट पे आप हिस्सा देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, फोर ब्रेन। ये हो गया मिड ब्रेन। और इसके बाद आता है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कहाँ है, ये इतना हिस्सा इधर देखिए। ठीक है, ये जो है इसमें आ जाएगा हमारा हिंड ब्रेन में। देखिए ये रहा हिंड ब्रेन, ये इसमें मेनली पोन्स, मेडुला और जो है सेरेब्लम आएगा। ये जो है ये वाला हिस्सा सेरेब्लम है, ये हिस्सा जो है क्या कहलाता है, पोन्स। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, मेडुला है, जो जिससे कि आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड निकली हुई है। ठीक है, मेडुला के बाद ही स्पाइनल कॉर्ड आगे निकला हुआ है। अब ये फंक्शन कैसे करते हैं इसको डिटेल में समझेंगे। इन तीनों का सबका अलग अलग फंक्शन है। जितना आप देख रहे हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इन सब का अलग अलग फंक्शन बच्चों, इसको ध्यान से समझेंगे। पहला देखिए फोर ब्रेन। फोर ब्रेन सेरेब्रम, फोर ब्रेन का पार्ट क्या है, सेरेब्रम। क्या पार्ट है, सेरेब्रम। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स। सेरेब्रम क्या करते हैं बच्चों, सेरेब्रम जो है इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शन। इट कंट्रोल्स टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशन एक्सेट्रा। अब देखिए बेटा, हमारे फोर ब्रेन में सेरेब्रम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फोर ब्रेन का पार्ट है सेरेब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब्स। सेरेब्रम का काम क्या होता है बच्चों, ये हमारे ब्रेन में मेन वॉलेंट्री, जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं हमारे पूरे बॉडी में, वो सब सेरेब्रम कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम। हमको बैठना है, हमको चलना है, बोलना है, उठना है, जितने भी ऐसे एक्शन हैं जो कि हम अपने विल पावर द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब वॉलेंट्री एक्शन होते हैं। और ये सारे वॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ये थिंकिंग, सोचना, कि हम क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, क्या विचार करेंगे, ये भी सेरेब्रम कंट्रोल करता है। इसके बाद लर्निंग, जो कुछ हम सीखे, पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये सब सेरेब्रम कंट्रोल करता है। मेमोरी, याददाश्त, इसके साथ साथ इमोशन, ये भी कौन है, सेरेब्रम का ही पार्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलता हूं कि मैं कुछ सोच रहा हूं कि मुझे पढ़ना कैसे है या मैं पढ़ाऊंगा कैसे। या आप एक बात ये भी देखो, ये कभी कभी आप बैठे रहते हैं बड़े टेंशन में, फिर सोचते हैं आप हम कुछ नहीं सोचेंगे। अब सोचो, ये सोचने के लिए कि अब हम कुछ नहीं सोचेंगे, इसके लिए भी हम सोचते हैं।
कुछ नहीं सोचने के लिए भी सोचते हैं। आप अपने ब्रेन को रोक नहीं सकते हैं सोचने से। आप सोच के बैठिए, ये थिंक करिए कि हम कुछ नहीं सोचेंगे और बैठ जाइए खाली। आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि हम कुछ नहीं सोचेंगे, इसके लिए भी आप सोचेंगे। ये थोड़ा फनी हो गया, ठीक है, लेकिन जो भी हम थिंकिंग वर्क होता है हमारा, सोचना, समझना, विचार करना, ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। इसके साथ साथ हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, तो पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेमोरी, ये सब सेरेब्रम है। मेमोरी जैसे एग्जांपल के तौर पर देते हैं, जब हम छोटे बच्चे थे तो मान लीजिए दीपावली है या घर में पूजा होती है तो मम्मी दिया जला के रख देती है। तो हम जब 2 पैरों से जो है नहीं चल पाते थे, पहले 4 पैरों से हम चलते थे, हाथ का भी इस्तेमाल करते थे, पैरों का भी इस्तेमाल करते थे और ऐसे चलते जाते थे और दिया को जो है पकड़ने की कोशिश करते थे। मम्मी बार बार आपको पकड़ के लाके खींच के किनारे करती थी, ना छुओ, टच ना करना, नहीं जल जाओगे ना, इस तरह समझाती थी, जूजू बताती थी, लूलू बताती थी। इस तरीके से हम लोग को सिखाती थी कि हटो वहां से। 1 बार किया, 2 बार किया, 4 बार किया, हर बार मम्मी बचाई। किसी एक दिन क्या हुआ, मम्मी नहीं पहुंच पाई आपको बचाने के लिए, कि आप वो दिया पकड़ने गए, मम्मी नहीं पहुंच पाई और आप गए, अल्टीमेटली आपने दिया को पकड़ लिया। अब क्या हुआ, आप जल गए, चिल्लाने लगे, रोने लगे। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ बच्चों, पता है? उसके बाद से दोबारा कभी आप दिया पकड़ने नहीं गए, दिया को जो है छूने नहीं गए। क्यों? क्योंकि अब आप पता लग गया, अरे जल जाएंगे ना, अब जल जाएंगे। वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस में सेव हो गया, आपके पास्ट एक्सपीरियंस में सेव हो गया कि जो है अगर हम इस जो है दिया को टच करेंगे तो जल जाएंगे। ये पास्ट एक्सपीरियंस भी कहाँ सेव होता है? सेरेब्रम में। सारे एक्सपीरियंसेस, जैसे आप अब तो जो है 10th में पहुंच गए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो आपको भी हो रहा है, या आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ अगर हम ऐसा बिहेव करेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, मैं ऐसा एक्शन करूंगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। ये सब भी तो आपने जो है पिछले एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जो है स्टोर करके रखा है। जैसे कुछ टीचर्स होते हैं आपके, तो उनका कब क्या एक्शन हो सकता है, आपकी कौन सी हरकत पे आपको पता है। कैसे पता है? पास्ट एक्सपीरियंस के अनुसार। आपने जो इससे पहले किसी बच्चे ने गलती की थी तो कैसे मार पड़ी थी ना, ये सब जो स्टोर हुआ बच्चों, ये सब कहाँ स्टोर हुआ? सेरेब्रम में। तो जितना थिंकिंग पार्ट है, एक्सपीरियंस, मेमोरी और थिंकिंग, सारी वॉलेंट्री एक्शंस, चलना फिरना, उठना बैठना, सब कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। मतलब सेरेब्रम वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ थिंकिंग, मेमोरी ना, थिंकिंग हुआ, मेमोरी हुआ, लर्निंग हुआ, इमोशंस ना, इमोशन में जो है आपका जो है अच्छा लगना, बुरा लगना, ये सारी चीजें जो है सब कहाँ स्टोर होता है? हमारे सेरेब्रम में। सेरेब्रम इसको कंट्रोल करता है। फिर बात आती है मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन वाले हिस्से में क्या पाया जाएगा भैया? मिड ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड आईज। मिड ब्रेन में बच्चों, मिड ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी, ऐसे एक्शंस जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं। जैसे मान लीजिए मैं एकदम ढीला ढाला ऐसे चल रहा हूँ, मतलब मस्त एकदम मस्तानी चाल में चलता चला जा रहा हूँ, मुझे कुछ ख्याल नहीं। ऐसे टाइम में क्या होता है, हमारे इन जो है ये मिड ब्रेन और नर्वस सिस्टम एक्टिव रहते हैं। जैसे ही मैंने कोई बगल से हो ऐसे कर दिया, मुझे तुरंत मैं ऐसे चौंक गया, तुरंत बच्चे हंसने लगते हैं, डर गए। नहीं, डरे नहीं, वहां पे हमारा इनवॉलेंट्री पार्ट काम कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, तुरंत हमको एक्टिवेट कर दे रहा है, ब्रेन को एक्टिवेट कर दे रहा है। सोचो, ऐसे खुले मत टहलो, देखो कोई क्या कर रहा है यहाँ पे ना। तो हमको वहां तुरंत जो हम फ्री माइंड से सोचते हुए कुछ जा रहे थे, अचानक से हमको चेतन करिए, नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, एकदम सचेत रहिए, चैतन्य रहिए ना। तो कौन किया? इनवॉलेंट्री एक्शंस में आया ये। इनवॉलेंट्री एक्शंस में अब आपका ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? देखिए रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या होता है। जैसे आपको जम्हाई आती है, आप मुंह खोल करते हैं ऐसे, या अचानक से छींक आ जाना ना, अचानक से कभी कभी देखिए पूरा बॉडी ऐसे जो है वाइब्रेट हो जाती है, ठीक। तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है, ये बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए होते हैं। जैसे हमको छींका है बॉडी में, मान लीजिए हमारे जो है नाक में डस्ट पार्टिकल गए, तो हमने छींका बहुत जोर से, सारे डस्ट पार्टिकल बाहर निकल गए, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन में है। आप छींक को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना। आपको जब जम्हाई आती है, जब आप जो है ऐसे करके जो है करते हैं, तो इससे भी हमारी बॉडी रिफ्रेश होती है। जब आपको नींद आती रहती तब ऐसा आप परफॉर्म करते हैं, तो इसमें भी आपकी बॉडी क्या हो रही है? रिफ्रेश हो रही है। तो इसमें भी रिफ्लेक्स एक्शन है, आप इसको भी नहीं रोक सकते। साथ में जो है रिफ्लेक्स एक्शन में जो है आपका आ गया बॉडी ऐसे पूरा जो है वाइब्रेट हो गई ना, जिसको आप कभी कभी कुछ लोग कहते हैं गिनगिना गई पूरी बॉडी ना। तो इसमें भी आपकी बॉडी रिफ्रेश हुई। ये सारे क्या एक्शन है? रिफ्लेक्स एक्शन है, जो बिना सोचे समझे हम परफॉर्म कर देते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई आपकी तरफ जो है क्रिकेट खेल रहा था, बॉल मारा, बॉल आपकी तरफ आ रहा है, अचानक से ऐसे हो गए आप ना, बिना सोचे विचारे। ऐसा थोड़ी कि उधर से बॉल आ रही है हमको लग जाएगी, इतना सोचने के बाद में ऐसे किनारे, नो, आप अचानक से अपने आप किनारे हो गए। ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है, ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप।
तो कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो बच्चों अब देखिए, अब हम समझेंगे हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन में क्या पार्ट है? सेरेब्लम, पोन्स और मेडुला, 3 पार्ट है। तो यहां ध्यान देने वाली बात है बच्चों की सेरेब्लम और सेरेब्रम में अंतर है। सेरेब्रम फोर ब्रेन में है, सेरेब्लम कहां है? हमारे हिंड ब्रेन में है, हिंड ब्रेन वाले पार्ट में। सेरेब्रम का काम है सारे वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करना। सेरेब्लम का देखिए, सेरेब्लम क्या करता है बच्चों? सेरेब्लम कंट्रोल्स बॉडी मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर। जो बॉडी में हम मूवमेंट करते हैं, मूव कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं ना, ये सब किस में आ गया? सेरेब्लम में आ गया। बोलना नहीं आएगा, बोलना सेरेब्रम में ही आएगा। सोच विचार के हम बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। सेरेब्लम बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, साथ में बॉडी पोस्चर, कि हमारा बॉडी पोस्चर कैसा होगा, हम कैसे खड़े होंगे या मतलब कैसे बैठेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अब जैसे हम छोटे बच्चे थे, बॉडी बैलेंसिंग में भी सेरेब्लम का ही हाथ है, ठीक है। अब जैसे हम छोटे बच्चे थे जब बच्चों, तो हम 2 पैरों पे खड़े नहीं हो पाते थे अपने, हम इसलिए जो है हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल करते थे चलने के लिए। धीरे 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 हमारा जो है सेरेब्लम प्रैक्टिस है, बार बार उठते, चलने का प्रयास करते, दीवार को पकड़ के उठते, खड़े होते, कुछ देर जो है बड़ा खुश होते, बच्चे खूब खिलखिला हंसते हैं जब 2 पैर पे खड़े होते हैं, और उसके बाद पट्टा से गिर जाते हैं। लेकिन बार बार निरंतर जो है वो प्रैक्टिस करता गया, जिसकी वजह से उसका जो है इनडायरेक्टली उसका सेरेब्लम क्या हुआ? एक्टिवेट हुआ, और सेरेब्लम क्या हुआ? उसका जो है ट्रेंड हो गया। अब वो 2 पैरों पे अपने आप को बैलेंस कर पा रहा है। पहले 2 पैरों पे बैलेंस नहीं कर पाता था, इसलिए वो खड़े नहीं हो पाते थे। अब 2 पैरों पे खुद को बैलेंस कर ले रहे हैं, इसलिए खड़े हो पा रहे हैं। तो सेरेब्लम क्या करता है? हमारे बॉडी बैलेंसिंग में हमको मदद करता है। बॉडी जो बैलेंस्ड वे में, अभी मैं ऐसे स्ट्रेट खड़ा हूं ड्यू टू सेरेब्लम। यही सेरेब्लम हमारा मैल फंक्शनिंग करने लगे तो मैं खड़े नहीं हो पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो बॉडी बैलेंसिंग, बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर मतलब कि हम स्ट्रेट खड़े होंगे ना, तो बॉडी का पोस्चर होता है, जैसे कि बॉडी का जो है किस तरीके से हम उठे बैठेंगे, हमारे बॉडी स्ट्रेट रहेगी ना, इस तरीके से। कुछ लोग का बॉडी पोस्चर बिगड़ जाता है, टेढ़े मेढ़े वैसे हो जाते हैं। तो सारे बॉडी पोस्चर कैसे कंट्रोल होता है? ये सब सेरेब्लम कंट्रोल करता है। पोन्स की बात करें, पोन्स कंट्रोल रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमारा ब्रीदिंग आ गया, और साथ में एनर्जी ऑब्टेनिंग प्रोसेस, जिसमें हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाते हैं बॉडी के अंदर, उसे रेस्पिरेशन कहते हैं, हिंदी में श्वसन। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? हमारा पोन्स कंट्रोल करते हैं। यानी एनर्जी बनाने का काम, फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाने का काम, यानी रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल करता है? पोन्स। फिर बात आती है मेडुला। मेडुला क्या करता है? मेडुला कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग और कफिंग, स्नीजिंग और वॉमिटिंग। मेडुला कंट्रोल करता है हार्ट बीट को, हमारा हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीट यानी ब्लड प्रेशर, ये सब कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला कंट्रोल करेगा। स्वेलिंग, कोई चीज हम निगल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कफिंग यानी जो हम छींकते हैं, कफ बनता है। स्नीजिंग, वॉमिटिंग यानी उल्टी करना, पलटी, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। बच्चों आपने कभी सुना होगा कि यहाँ किसी को चोट लग जाए तो वो जो है आदमी बचता नहीं, मर जाता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसी पार्ट में क्या है, हमारा हिंड ब्रेन है, यहीं पर मेडुला है। यहाँ पर अगर तेजी से चोट लग जाए तो कुछ समय के लिए ये मेडुला या पोन्स काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। जैसे चोट तेज लग गया अगर हमको, तो मेडुला कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया। अगर थोड़े टाइम के लिए ही मेडुला काम करना बंद कर दे बच्चों, तो क्या होगा? हमारा हार्ट बीट रुक जाएगा, ब्लड प्रेशर रुक जाएगा। हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर अगर थोड़े समय के लिए रुक जाए तो आदमी डेड, ठीक है। भले बाद में एक्टिवेट हो जाए, बाद में एक्टिवेट होकर क्या कर लेगा जब आदमी डेड हो गया ना। तो इसीलिए बचाते हैं इस पार्ट में, कभी जल्दी चोट ना लगे। ड्राइविंग के समय हमेशा हेलमेट लगाइए, इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि अगर यहाँ पीछे यहाँ इस पार्ट में तेजी से अगर हमको चोट लग जाता है, ज्यादा चोट लग जाती है, तो ये मेडुला काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, ठीक है। अब सेरेब्लम वाले पार्ट में एक फनी बात बताऊं बच्चों, कभी आपने शराबी को देखा है? वो शराब पीने के बाद चल नहीं पाता है, वो रखना चाहता है, पैर सीधा जाता है, तिरछा हो जाके गिरता है नाली में ना, झूमते हुए चलता है, बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता। वो खड़ा भी होगा तो 4 बार आगे पीछे ऐसे ऐसे करता है ना। क्यों? क्योंकि बॉडी बैलेंस ही नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? शराब पीने की वजह से, अल्कोहल ड्रिंक करने की वजह से उसका सेरेब्लम मैल फंक्शनिंग करने लगता है, ठीक से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से उसका बॉडी पोस्चर और बैलेंस बिगड़ जाता है, और वो ठीक से खड़े नहीं हो पाता, चल फिर नहीं पाता है। बॉडी चलने फिरने में मदद करने में, चलने फिरने में मदद करने के लिए, और साथ में बॉडी को बैलेंस रखने के लिए कि हम 2 पैरों पे चल पाए अपने, इसलिए जो है सेरेब्लम रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? बॉडी को बैलेंस करने के लिए, बॉडी पोस्चर मेंटेन करने के लिए सेरेब्लम रिस्पॉन्सिबल है। तो एक बार हम इसको दोबारा जल्दी से रिवाइज करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए, पहला है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में हमारा सेरेब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं। इन दोनों का काम क्या है? सारे
वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना, जो भी ऐसे एक्शन जो हम अपनी विल पावर से कंट्रोल कर सकते हैं वो सब कौन कंट्रोल करेगा, जो है फोर ब्रेन का सेरेब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब कंट्रोल करेंगे। मेंटल एक्टिविटी, सोचना विचारना जो है, इसके साथ साथ जो है लर्निंग, मेमोरी, इमोशन, पास्ट एक्सपीरियंस सब कहां सेव होता है, हमारे सेरेब्रम में सेव होता है। फिर बात आता है मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन में हमारा इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं बेटा, जो हम बिना सोचे समझे जो है परफॉर्म कर देते हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो बिना सोचे समझे परफॉर्म कर देते हैं। साथ में रिफ्लेक्स मूवमेंट्स जैसे कि छींकना, स्नीजिंग, छींकना, और जो है साथ में हेड नेक और आईज का जो है रिस्पॉन्स, ये सब कौन कंट्रोल करता है, जो है हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन में हमारा क्या है बेटा, सेरेब्रम, पोन्स और मेडुला। सेरेब्रम का काम क्या है, बॉडी मूवमेंट, बैलेंस और पोस्चर को कंट्रोल करना। पोन्स का काम बच्चों क्या है, कंट्रोल्स रेस्पिरेशन यानी श्वसन, यानी जो है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके, फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाने का काम, यानी इनवॉलेंट्री एक्शन है ना, ये इनवॉलेंट्री एक्शन पोन्स कंट्रोल करते हैं। साथ में मेडुला भी इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग ऑफ फूड या कफिंग वगैरह, जो है स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ये सब भी कौन कंट्रोल करता है, जो है हमारा मेडुला कंट्रोल करता है। तो ये उम्मीद है हमको बच्चों ब्रेन का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये तो मैंने शॉर्ट में एकदम समझा दिया आपको, ब्रेन पर अभी हम बाद में डेडिकेटेड पूरा वीडियो बढ़िया बनाएंगे, उसमें और डिटेल में आपको इसके बारे में बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड देखा आपने, स्पाइनल कॉर्ड ये हमारा ब्रेन से निकला होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि वर्टिब्रल कॉलम्स में जो है हमारे अरेंज रहता है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानिए बेटा, द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड एक्सटेंड थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम। इट हैज 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। यहां से लेके पूरा इसमें क्या है बेटा, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकले रहते हैं। स्पाइनल नर्व के बारे में आपको बताया था मैंने ना, स्पाइनल नर्व क्रेनियल नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो इसमें से 31 पेयर जो है स्पाइनल नर्व निकलते हैं, इधर और इधर की करके जो है 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। इट कैरीज मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। इट आल्सो कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। कुछ एक्शंस हैं जो ये जो है स्पाइनल कॉर्ड ही हमारा कंट्रोल कर लेता है, ब्रेन तक बात ही नहीं जाती है, ठीक है। जैसे घर में हमारे क्या होता है, मम्मी और पापा हैं हमारे पेरेंट्स, कुछ बातें होती हैं जो डायरेक्ट हम पापा से कहने से डरते हैं, तो हम डायरेक्ट पापा के पास ना जाके सीधा किस पास जाते हैं, मम्मी के पास। और उसके बाद अगर बात बड़ी हो गई तो मम्मी उसको पहुंचा देती हैं पापा के पास, फिर हमारी कुटाई हो जाती है, वो बात अलग है बच्चों। तो यहाँ पे ब्रेन क्या हुआ, एक तरीके से बॉडी का पापा कौन है, ब्रेन, और मम्मी कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। हम किससे कोऑर्डिनेट करते हैं, मम्मी से। मम्मी अगर संभाल पाई तो संभाल लेंगी, नहीं तो ये कोऑर्डिनेट किससे करेंगी, पापा से, फिर पापा डायरेक्ट संभालेंगे ना। तो मतलब समझिए कि हमारा ब्रेन क्या करता है, सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन कुछ बात जो है, जो पहले क्या होगा, पहले मैसेजेस किसको मिलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को। ये सारे मैसेजेस को कलेक्ट करके किसको पहुंचाएगा, ब्रेन को, ठीक है। जैसे कुछ बातें हैं घर में, हम जो है पापा से बोलने से डरते हैं कि हमको ये खरीदना है या ये मंगा दो, तो हम जाके मम्मी से बोलते हैं, तो मम्मी उसको पापा से जाके बोलती है कि बच्चों ने ऐसा कहा था, है ना। होता है कि नहीं होता, सब घर में लगभग ऐसा होता है। तो वैसे यहाँ पर है, डायरेक्ट मैसेज ब्रेन के पास नहीं पहुंचता है, पहले ये स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास गया, कुछ ही मैसेज जो डायरेक्ट पहुंचते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, और इन्हीं से निकले रहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, और यहाँ पर हमारे स्कल में मौजूद क्रेनियल नर्व्स। ये सारे मिलकर हमारे बॉडी के कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। तो उम्मीद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है बेटा, और रिफ्लेक्स आर्क क्या होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं भैया, देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन, अनकॉन्शियस एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स ऑफ द इफेक्टर्स टू अ स्टिमुलस। किसी स्टिमुलस के प्रति सडन, अचानक, अनकॉन्शियस मतलब बिना होश में, मतलब बिना सोचे समझे, इनवॉलेंट्री अनैच्छिक, बिना हमारे मतलब विल पावर के, जो हम आप सोच समझ के नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स होता है किसके लिए, स्टिमुलस के लिए। कोई स्टिमुलस है जिसके लिए हम बिना सोचे समझे रिस्पॉन्स कर देते हैं, जैसे बताया ना मैं आपको, कोई जो है चीज आ रही है जिससे हमको चोट लग सकती है, हम अचानक से हाथ लगा लिए, ठीक है, या जो है आंख बंद कर लिए, ठीक, इस तरीके से जो है, ठीक। तो ऐसे रिस्पॉन्सेस जो बिना सोचे विचारे हम जो है परफॉर्म कर देते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, वी सडनली विथड्रॉ आवर हैंड इफ वी सडनली टच अ
हॉट ऑब्जेक्ट। अगर जैसे मान लीजिए ऐसे हम खड़े पढ़ा रहे हैं या किचन में ही मान लीजिए मम्मी आपकी रोटी बना रही थी, आप गए बगल में ऐसे खड़े हो गए, जो है मम्मी से कुछ बात करने लगे, कुछ हाई फाई डिमांड कर रहे थे आप, और मम्मी आपसे पढ़ाई से आपके परेशान है कि आप पढ़ते कुछ नहीं है और डिमांड आपकी इतनी हाई फाई है, तो अचानक से वो गरम गरम चिमटा छुआ दी, आपको टच करा दी, आप देख नहीं पाए, जैसे ही टच हुआ तुरंत से आप हाथ हटाए ना, तुरंत आप हाथ हटाए एकदम, अरे मम्मी इस तरीके से रिस्पॉन्स दिए। तो जो आप यहाँ से आप हाथ हटाए, क्या सोच के हटाए, अरे रुक जाओ, ओ चिमटा टच हुआ है, जल जाएंगे, अच्छा हटा ले रहे हैं, इतना सोचोगे तो जल जाओगे। बिना सोचे विचारे आप जो है टक से वहां से अपना हाथ हटा लेते हैं। जैसे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का फेमस नहीं है, मौत को छू के टक से वापस, वैसे ही चिमटा जैसे टच हुआ तुरंत आपने हाथ हटाया बिना सोचे विचारे। तो ये क्या था, रिफ्लेक्स एक्शन था। क्या था, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन हम बिना सोचे विचारे बच्चों परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन द नर्व्स इन द स्किन यानी रिसेप्टर डिटेक्ट द हीट एंड पासेस द मैसेज थ्रू द सेंसरी नर्व। तो हमारे रिसेप्टर यानी स्किन जो है डिटेक्ट किए, क्या डिटेक्ट किए, हीट को, और उसको सेंसरी नर्व के जरिए कहां भेज दिए, स्पाइनल कॉर्ड के पास। किसके पास भेज दिया, स्पाइनल कॉर्ड के पास। देन द इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू द मोटर नर्व। स्पाइनल कॉर्ड ने ही डिसाइड कर लिया, ब्रेन तक जाने की बातें नहीं आई, ठीक है। तो मोटर नर्व के जरिए ब्रेन ने मतलब स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज भेजा टू द मसल्स यानी इफेक्टर ऑफ द हैंड एंड वी विथड्रॉ आवर हैंड। तो अब क्या हुआ, मान लीजिए मैंने टच किया, तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन के जरिए हमारे स्पाइनल कॉर्ड में क्या गया, मैसेज गया कि हमने किसी गर्म चीज को टच किया है। अब हमारे स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर न्यूरॉन के जरिए क्या मैसेज भेज दिया, जल्दी से वहां से हटो। तो वहां से जल्दी से हटने के लिए जो है इफेक्टर को मैसेज गया, इफेक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट किया और तुरंत यहाँ से क्या हुआ, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, हमारा हाथ जो है वहां से हट गया, हम बच गए। अब देखो ये तो था रिफ्लेक्स एक्शन। अब बात आती है रिफ्लेक्स आर्क क्या है बच्चों। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, वो पाथवे जिसके जरिए क्या होता है, हमारा मैसेज गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी हॉट सब्सटेंस हमने टच किया, तो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए देखिए ये कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज, ये रिले न्यूरॉन है न्यूरॉन में, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए यहाँ मैसेज गया, कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड ने समझा, रिले न्यूरॉन के जरिए इसको मोटर न्यूरॉन पे कनेक्ट हुआ, और मोटर न्यूरॉन के जरिए कमांड गया किसके पास, हमारे मसल्स के पास, इन मसल्स के पास कि जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट होकर हाथ वहां से हटाओ। तो ये मसल सेल्स क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई और हमारे हाथ को वहां से हटा लिए। तो ये जो है हाथ जो हटाई तो रिफ्लेक्स एक्शन था, लेकिन जो ये पाथवे डिसाइड हुआ, इधर से नर्व सेंसरी नर्व से जो है सिग्नल गया और मोटर नर्व से कमांड आया, तो ये जो पाथवे जो था नर्व इंपल्स का आने जाने का, इस पाथवे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। चलिए देखते हैं आगे इसको भी जो है। ये रहा हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि अभी देखो मान लीजिए हमारे घुटने पे कोई हथौड़ी मार दे, ठीक है, तो जैसे कोई मारेगा तुरंत हम पैर हटा लेंगे यहाँ से ना, तो होगा क्या, यहाँ पर चोट लगी तो ये पेन हमको क्या होगा, सेंसरी नर्व के जरिए कहाँ जाएगा, ये हमारे सेंसरी नर्व के जरिए जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में। और मोटर नर्व के जरिए क्या होगा, कमांड आएगा कि वहां से जल्दी से पैर हटाइए। तो पैर हटाने के लिए पैर के पास यहाँ की जो नर्व होती हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होती हैं, ये क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो पैर क्या होगा, वहां से हम हटा लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये जो है इस तरीके से काम हुआ। तो ये जो पाथवे यहाँ जो है डिसाइड हुआ बच्चों, जो है नर्व इंपल्स का, उस पाथवे को क्या बोलते हैं, जो है रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ये देखिए रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। इन अ रिफ्लेक्स आर्क द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर। स्टिमुलस क्या होता है, रिसेप्टर द्वारा रिसीव होता है, सेंस ऑर्गन, एंड इट पासेस थ्रू द सेंसरी नर्व टू द स्पाइनल कॉर्ड। फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड द इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू द मोटर नर्व टू द इफेक्टर मसल्स और ग्लैंड्स फॉर द रिस्पॉन्स। देखो क्या हुआ, रिसेप्टर ने एक हॉट यूटेंसिल टच किया, यहां से मैसेज कहां गया, जो है स्पाइनल कॉर्ड में ना। स्पाइनल कॉर्ड ने डिसाइड किया कि वो गर्म यूटेंसिल को टच करने से हमारा हाथ जल जाएगा, तो वहां से हाथ हटा लेना चाहिए। तो तुरंत क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज भेज दिया कि जो है वहां से हाथ हटाइए। किसको भेजा मैसेज, इफेक्टर को, इन मसल्स को। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई और कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करके तुरंत हमने हाथ वहां से हटा लिया। तो ये जो पाथ डिसाइड हुआ नर्व इंपल्स का, इस पाथ को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। तो हमारा यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कोऑर्डिनेशन इन एनिमल खत्म हो गया। एक कोऑर्डिनेशन इन एनिमल में एक पार्ट रह गया हमारा, जो है वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। हमने नर्वस सिस्टम खत्म कर लिया है, एंडोक्राइन सिस्टम हमारा रह गया है बच्चों।
एंडोक्राइन सिस्टम हमको पढ़ना है, इसको हम जो है प्लांट के साथ आपको बता देंगे, या अभी अगले वीडियो में हम आपको एंडोक्राइन सिस्टम बता देंगे। ये रहा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें हमको अलग अलग ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होने वाले अलग अलग हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, समझिए, जो ना समझ में आए कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू।